हेलो एवरीवन, आई एम मनमोहन और लीगल बीज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आज हम लोग एक नया वीडियो लेकर के आए हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविज़न में अगर कोई अमेंडमेंट करना है तो वहाँ पर हम लोग आर्टिकल 368 का प्रयोग करते हैं। 368 आर्टिकल 368 में ये बात दिया हुआ है और इसी से रिलेटेड बातों को आज हम लोग समझेंगे। अमेंडमेंट यह एक समय की ज़रूरत है और कोई भी देश कोई ऐसा लॉ नहीं बना सकता है जो कि हमेशा के लिए रिलेवेंट हो। समय के साथ उसमें कुछ चेंज की ज़रूरत होती है और जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सुप्रीम लॉ है, तो इसको भी बनाते वक्त संविधान निर्माताओं ने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि इसमें कोई अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं होगी। इसलिए अमेंडमेंट को ज़रूरी मानते हुए उन्होंने शुरुआत में ही ये प्रोविज़न कर दिया है। हालांकि हम लोग वीडियो के माध्यम से जब इसको पढ़ेंगे तो ये समझेंगे कि यहाँ पर जब तक 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं हुआ तब तक 368 अपने आज के प्रभाव में नहीं था। इसमें केवल प्रोसीजर बताया गया था, जबकि 24th अमेंडमेंट से इसमें क्या किया गया, इसमें पावर एंड प्रोसीजर ऑफ द पार्लियामेंट कहा गया। ठीक है, तो ये जोड़ा गया। तो उस डिबेट को भी हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और इसमें वीडियो में जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स दिए हुए हैं उसको नोट डाउन करते रहें और आशा है कि इससे आपका मेंस का एक क्वेश्चन तैयार होगा, सब्जेक्टिव आंसर तैयार होगा। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे जब वो कमीशन का एग्ज़ाम होता है, तो जब तक आपका आंसर राइटिंग स्ट्रांग नहीं होगा, सिलेक्शन की उम्मीद दूर दूर तक नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप समझते हैं अमेंडमेंट प्रोसीडिंग। अमेंडमेंट प्रोसीडिंग जो है वह कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368 में है और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि अमेंडमेंट प्रोसीडिंग जो है वो टाइप ऑफ अमेंडमेंट क्या है, कितने तरह से अमेंडमेंट किया जा सकता है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका बेसिक फीचर क्या है। बेसिक फीचर मिक्सचर ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी। रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों का मिक्सचर है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। जहां ज़रूरत है कि रिजिड होने की, यानी ऐसे प्रोविज़न में इतनी आसानी से अमेंडमेंट नहीं हो सकता है, वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे प्रोविज़न हैं जिसमें आसानी से अमेंडमेंट पार्लियामेंट कर सकती है। तो दोनों तरह से। और एक तीसरा भी तरीका है जिसमें कहता है कि और कठिन है अमेंडमेंट करने का। ठीक है, ऐसे 3 प्रोविज़न दिए गए हैं। जैसे पहला प्रोविज़न जिसमें सिंपल मेजॉरिटी है, दूसरा सिंपल मेजॉरिटी के बाद स्पेशल मेजॉरिटी, और तीसरा स्पेशल मेजॉरिटी विथ रैटिफिकेशन बाय द स्टेट्स। ऐसे 3 प्रोविज़न दिए गए हैं कि कभी सिंपल मेजॉरिटी से पास हो गया। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट क्या है, किस रूप में लाया जाता है, बिल के रूप में लाया जाता है। कैसे लाया जाता है, बिल के रूप में। जब भी कोई लॉ बनाना हो, जब भी कोई अमेंडमेंट करना हो, किसी तरह का ऑर्डिनेंस लाना हो, तो सब में क्या होता है, बिल होता है। और ये बिल पुटअप किया जाता है। हमारे पास पार्लियामेंट के 2 हाउसेज हैं, एक अपर हाउस, एक लोअर हाउस। अपर हाउस यानी कि राज्यसभा, और लोअर हाउस जिसको हम लोग लोकसभा कहते हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी में भी पुटअप किया जा सकता है अमेंडमेंट बिल, किसी में पुटअप किया जा सकता है और उसको
पास करने का, वो बिल जो है वह जब टेबल होता है, जब पार्लियामेंट के किसी हाउस में रखा जाता है, तो उसके बाद उस पर लोगों के वोटिंग होते हैं, मेंबर्स के वोटिंग होते हैं, और उस वोटिंग के आधार पर हम लोग अमेंडमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। और जब ये तीनों में से जो भी जैसा भी प्रोविज़न है, अगर वह पूरा हो जाता है तो उसके पास ये जाता है एसेंट टू प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के पास ये एसेंट जाता है, एसेंट के लिए जाता है, और प्रेसिडेंट का जब एसेंट मिल जाता है, इसमें समर्थन मिल जाता है, तो इसके साथ ही अमेंडमेंट कंप्लीट माना जाता है। उसके बाद उस प्रोविज़न में अमेंड किया जाता है, अमेंड हो जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये पूरा प्रोविज़न है, किसी भी हाउस में रखा जा सकता है, चाहे अपर हाउस में चाहे लोअर हाउस में। पहले बिल कहीं पुटअप होगा, उसके बाद वह पास करेगा, फिर दूसरे हाउस में जाएगा, दूसरा भी पास करेगा, और उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट उस पर अपना एसेंट देंगे, उस पर साइन करेंगे, और इसके साथ ही यह बिल जो होगा वह क्या हो जाएगा, एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या नॉर्मल बिल और अमेंडमेंट बिल में कुछ अंतर है? तो अंतर है। जैसे नॉर्मल बिल है उसमें लोकसभा को ज़्यादा पावर मिला हुआ है, जबकि अमेंडमेंट बिल में लोकसभा और राज्यसभा को इक्वल पावर मिला हुआ है, ठीक है। कई सारे ऐसे मामले हैं जैसे मनी बिल, इस पर भी आपके डिमांड पर वीडियो बनाया जाएगा समय के हिसाब से। अभी क्या है कि अगर मनी बिल की बात करें तो मनी बिल में एक्सक्लूसिव पावर रहता है लोकसभा का, पुटअप भी लोकसभा में, राज्यसभा में होगा ही नहीं, ठीक है। तो मनी बिल, जनरल बिल, और यहाँ क्या है अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, इसमें अंतर है, ठीक है। तो अंतर क्या समझे, इसमें और भी अंतर है जो कि धीरे धीरे अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें स्लाइड के माध्यम से हम लोग आते हैं। आई होप अमेंडमेंट का बेसिक प्रोसीजर आप समझ गए हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं स्लाइड के माध्यम से। तो 368 आर्टिकल 368 इसके बारे में बताता है। वर्ड देखिए, प्रोसीजर एंड पावर, यह पावर वर्ड कब से आया है, 24th अमेंडमेंट से ये आया है, ठीक है। तो प्रोसीजर एंड पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो प्रोसीजर एंड प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट, क्या क्या प्रोसीजर है, तो कहता है कि यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप देखेंगे कि द बिल टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी प्लेस्ड बिफोर एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, किसी भी हाउस में इसको पुटअप किया जा सकता है। व्हेन दिस बिल इज पास्ड बाई, जिस हाउस में इसको पुटअप किया जाता है उसके मेंबर्स के द्वारा इसको कैसे पास किया जाता है, कैसे उस बिल पर एसेंट लिया जाता है, कैसे उस बिल पर समर्थन लिया जाता है उस हाउस का। तो द मेजोरिटी ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ ईच हाउस इज मोर देन, ये समझने के लिए लिखा गया है, ध्यान रखना है कि मेजोरिटी ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स है, जैसे लोकसभा है तो लोकसभा में लगभग 550 के करीब में है, और राज्यसभा में कितने हैं, लगभग 250 के करीब में है। तो टोटल मेंबर का मेजोरिटी यानी 50% से ज़्यादा, मोर देन 50%, और कहता है कि एट लीस्ट 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब सपोज कीजिए कि 550 में 400 लोग उपस्थित हुए, तो 400 का 2/3 टोटल मेंबर का मेजोरिटी, और जो प्रेजेंट और वोटिंग में पार्टिसिपेट करने वाले मेंबर हैं उनका 2/3 मेजोरिटी अगर रहेगा बिल के फेवर में, तो वह बिल उस हाउस से पास हो गया माना जाएगा। और जब ये पास हो जाएगा तो क्या होगा, प्रेजेंटेड बिफोर द प्रेसिडेंट हु विल बी बाउंड टू गिव हिज एसेंट, ठीक है। यानी प्रेसिडेंट जो है वो बाउंड हैं, उनको वो उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, उनको वो बिल पर एसेंट देना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए कभी कभी कहा जाता है कि जो प्रेसिडेंट है वह रबर स्टाम्प की तरह है, सरकार अगर चाहे तो उन्हें बिना किसी आर्गुमेंट के उनका समर्थन ले सकती है, ठीक है। अब कहता है कि ऐसे फॉलोइंग आर द टाइप्स, ये डिफरेंट टाइप्स है। क्या क्या टाइप है, तो एक है सिंपल मेजोरिटी, तो बता ही दिए। सिंपल मेजोरिटी का मतलब हुआ कि टोटल मेंबर जो कि प्रेजेंट और वोटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका सिंपल मेजोरिटी होना चाहिए, यानी 50%, 2/3 नहीं,
उनका सिंपल मेजोरिटी। केवल प्रेजेंट और वोटिंग में पार्टिसिपेट करने वाले जो मेंबर हैं उनका मेजोरिटी मतलब सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। और स्पेशल मेजोरिटी क्या हुआ कि जब टोटल मेंबर का मेजोरिटी और प्रेजेंट और वोटिंग में पार्टिसिपेट करने वाले मेंबर का 2/3 मेजोरिटी होगा तो इसको स्पेशल मेजोरिटी कहते हैं, ठीक है। तो सिंपल मेजोरिटी में इस तरह का ये सर्टेन आर्टिकल्स दिए गए हैं, जैसे अगर स्टेट के नाम में कोई चेंज करना है, टेरिटोरी में कोई चेंज करना है तो वहाँ सिंपल मेजोरिटी की ज़रूरत होती है। 169 में, 239A में, इन सब में अगर कोई अमेंडमेंट करना है तो सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगा, यानी ये फ्लेक्सिबल नेचर है। नेक्स्ट कहता है कि अब अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी, तो जो नंबर 1 और 3 क्या है, स्पेशल मेजोरिटी एंड रेटिफिकेशन बाय द स्टेट, ठीक है। तो स्पेशल मेजोरिटी में वैसे प्रोविजंस के बारे में बात किया गया है जो कि 1 में नहीं है, 3 में नहीं है, ठीक है। तो इसमें कैसे मेजोरिटी होगा, तो इसमें मेजोरिटी होगा वही कि स्पेशल मेजोरिटी में टोटल मेंबर का मेजोरिटी और प्रेजेंट और वोटिंग में पार्टिसिपेट करने वाले मेंबर का 2/3 मेजोरिटी, ठीक है। तो इसमें मोस्ट ऑफ द जो प्रोविजंस है वह इसी के अंडर आते हैं, स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है। फर्स्ट को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस इसी मेजोरिटी के द्वारा अमेंड किए जाते हैं। नेक्स्ट है कि स्पेशल मेजोरिटी एंड रेटिफिकेशन बाय द स्टेट, तो कितने स्टेट का रेटिफिकेशन चाहिए और किस नेचर के प्रोविजंस है जिसमें इस तरह के प्रोसीडिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या है, तो ध्यान में रखना है कि फेडरल स्ट्रक्चर यानी संघीय ढांचा मतलब संघ और राज्य, यूनियन और स्टेट दोनों का कोलैबोरेशन, दोनों का अपना अपना एग्जिस्टेंस, इसको हम लोग फेडरल ढांचा कहते हैं, फेडरल स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। तो फेडरल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करने वाले अगर कोई अमेंडमेंट हैं तो उसमें क्या होगा, स्पेशल मेजोरिटी के साथ स्टेट का रेटिफिकेशन भी। कितने स्टेट का, तो आधा, टोटल नंबर ऑफ स्टेट के आधे जो मेंबर्स, आधे स्टेट हैं उनका रेटिफिकेशन भी चाहिए। तो यहाँ पर आपको मेंशन होगा, कहता है कि for incorporating amendments in these provisions, a special majority of each house of parliament as well as ratification by not less than half of the state is required. आधे स्टेट, ठीक है, का रेटिफिकेशन, अनुसमर्थन इसमें अनिवार्य है। जब वो स्पेशल मेजोरिटी से पास कर दिया जाएगा तो उसके बाद प्रेसिडेंट का एसेंट लेने के पहले कहाँ भेजा जाएगा, वो भेजा जाएगा स्टेट्स में। स्टेट लेजिस्लेटिव, आधा स्टेट लेजिस्लेटिव अगर पास कर दिया, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाएगा और इसके साथ ही वो फाइनल हो जाएगा, ठीक है। ये फॉलोइंग प्रोविजंस है, टोटल 8 प्रोविजंस है, जिसमें कहता है कि यहाँ पर ये थर्ड वाला टाइप का आपको प्रोसेस अपनाना पड़ेगा, प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा। तो कौन कौन सा है, तो इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट के इलेक्शन में यूनियन और स्टेट दोनों के लेजिस्लेटिव भाग लेते हैं, तो इसलिए यह फेडरल नेचर का है, तो इसलिए इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। एक्सटेंट ऑफ एक्सिक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड स्टेट, ठीक है, एक्सिक्यूटिव पावर, यूनियन और स्टेट के बीच में जो एक्सिक्यूटिव पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें अगर कोई छेड़छाड़ करना है, किसी तरह का अमेंडमेंट, तो वहाँ क्या चाहिए, वहाँ चाहिए रेटिफिकेशन। तीसरा है आर्टिकल डीलिंग विथ यूनियन एंड स्टेट जुडिशियरी। यूनियन और स्टेट जुडिशियरी के प्रोविज़न में किसी तरह का अमेंडमेंट करना है तो वहाँ भी इस प्रोसीजर को अपनाया जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट, लेजिस्लेटिव पावर, ठीक है, स्टेट और यूनियन के बीच लेजिस्लेटिव पावर का भी डिस्ट्रीब्यूशन है और सबके आर्टिकल मेंशन किए गए हैं। ध्यान रखेंगे, सबका आर्टिकल यहाँ पर मेंशन किया गया है, आपके बेयर एक्ट में भी मेंशन किया गया है, तो ध्यान रखेंगे 245 से 55 के बीच में लेजिस्लेटिव पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है यूनियन और स्टेट के बीच, तो वहाँ पर भी क्या होगा, वहाँ भी इसी तरह से प्रोसीजर अपनाया जाए। गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल,
ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल 279A कब जोड़ा गया था? तो 101th अमेंडमेंट 2016 में जोड़ा गया था। और इसमें भी अगर इस काउंसिल में स्टेट के भी मेंबर होते हैं, यूनियन के भी मेंबर होते हैं, इसमें कोई चेंज करना हो तो वहाँ भी क्या होगा? वहाँ भी रेटिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। प्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन पार्लियामेंट, शेड्यूल 4 में जो पार्लियामेंट में स्टेट का रिप्रेजेंटेशन होता है, जैसे बिहार का रिप्रेजेंटेशन क्या है? लोकसभा में हमारे मेंबर है 40, राज्यसभा में कितने मेंबर हैं? 16। अब इसको 16 से बढ़ा के 17 करना है, 15 करना है, 14 करना है, ठीक है? तो कैसे होगा? तो स्टेट का यहाँ पर स्टेट का इंटरेस्ट आ गया, तो स्टेट का जब भी इंटरेस्ट होगा तो फेडरल नेचर हो गया, और फेडरल नेचर के लिए रेटिफिकेशन, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट है कि 7th शेड्यूल में तीनों लिस्ट दिया हुआ है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। तो इस लिस्ट में अगर कोई सब्जेक्ट इधर उधर किया जा रहा है तो उसके लिए भी क्या चाहिए? रेटिफिकेशन चाहिए। एंड द आर्टिकल 368 इटसेल्फ, यानी खुद 368 भी जो है उसमें भी कोई अमेंडमेंट करना है, क्योंकि सारे चीज़ों के लिए तो बेस यही है 368। तो 368 में भी अगर कोई अमेंडमेंट करना है तो वहाँ भी क्या चाहिए? रेटिफिकेशन चाहिए। तो आई होप आप इस वीडियो को बहुत इंजॉय किए होंगे और इससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिला होगा। इस वीडियो के माध्यम से अमेंडमेंट प्रोसीजर का A to Z आपने समझ लिया है। एक दूसरा इसका पार्ट आएगा जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि क्या फंडामेंटल राइट में भी अमेंडमेंट किया जा सकता है। फंडामेंटल राइट, जिसके बारे में आप जानते हैं कि फंडामेंटल राइट एक बेसिक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वह फ्रेम है। इसलिए जो है वह कमेंट में जवाब दीजिए। क्या आप लोग जल्द ही इस तरह का भी वीडियो देखना पसंद करेंगे? तो मेंशन कीजिएगा अपने कमेंट बॉक्स में, ठीक है? तो इस सेशन में इतना ही, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।